तो यहां तक हो गया था ना, बांग्लादेश से कर रहे थे ना। चलो ठीक है, तो एक बार बस जो बांग्लादेश वाला किए तो उसमें फटाफट थोड़ा सा चीज बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला ये तो हम लोग देख लिए थे कि बांग्लादेश का जो अर्लियर 1950 बंगाल विभाजन और वहां से है, तो कल्चरली हम ही लोग के लोग हैं, हम ही लोग हैं। उसके बाद आगे फिर यहाँ चलते चलते दो विभाजन मैंने बोला था। अच्छा, अभी न्यूज में भी आ गया है ये जो मैंने कल आप लोग को एनआरसी वाला बताया था कि असम के अंदर जो बहुत सारे लोग भाग के आ गए, वो जस्ट परसों न्यूज में है, आज भी फिर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेटा बताइए कि कितना इलीगल लोग है असम में, क्योंकि असम प्रभावित हो रहा है। फिर कल के भी न्यूज पेपर में था, आज के भी न्यूज पेपर में है। तो ध्यान रखिएगा कि असम एकॉर्ड बताया था ना, असम एकॉर्ड साइन हुआ, असम एकॉर्ड कल ही बताया था। असम एकॉर्ड साइन हुआ और असम एकॉर्ड साइन होते समय क्या बोला गया था 1985 में कि आपको एनआरसी करवाना है, लेकिन एनआरसी हो नहीं पाया। फिर एनआरसी आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते कब 2014 में फिर सुप्रीम कोर्ट बोला कि करवाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 2017 तक आते आते 18 तक आते आते पूरा का पूरा एनआरसी फिर करवाया गया। तो इसीलिए वो डेटा फिर बोल रही है, क्योंकि असम में असम के जो लोग हैं उन्होंने एफआईआर किया है, मतलब एफआईआर क्या, पिटीशन दायर किया है कि भैया असम में हमारा लोग कम है, इलीगल लोग ज्यादा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट डेटा मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बताइए इलीगल लोग कितने हैं और कैसे हैं, क्योंकि वोट पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो बहुत लोग को उसमें नागरिकता दे दिया गया जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या किसी को वोट दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी इसमें गेम खेल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके काम किया है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, न्यूज अपडेटेड रखिएगा, न्यूज पेपर आता ही है, पढ़ते रहिएगा, बाकी मर्जी आपकी। तो ये वाला पार्ट, ये वाला हमने कर लिए थे। 1947 ईस्ट पाकिस्तान दिख रहा है ना, ईस्ट पाकिस्तान क्रिएटेड, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद आगे मैंने बोला कि सर जब ये सारा का सारा ईस्ट पाकिस्तान को बुरी तरीके से प्रभावित किया, इंडिया ने मदद किया, शेख मुजीबुर रहमान, भूलना मत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आएंगे बांग्लादेश, दो पार्टीज, एक अवामी लीग, दूसरा कौन, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अरे खालिदा जिया, नाम भूलना नहीं है आपको। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको दो चीज मिलेगा, 3 फेज बोला था, वेव 1, वेव 2, वेव 3। जो पार्टीशन हुआ उसका है कि फर्स्ट पार्टीशन में बिखर गए लोग, सेकंड पार्टीशन में फिर मिले लोग, और थर्ड पार्टीशन तक आते हैं तो लगभग क्या हुआ, आर्थिक तंगी से गुजरे तो फिर वापस ही इंडिया में आना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे मैंने दो चीज बताया, ये देखो 1985 में असम एकॉर्ड दिख रहा है, और इसी असम एकॉर्ड साइन में बोला गया कि यहाँ एनआरसी कराया जाएगा, बट काफी डिले हो गया, और यही न्यूज में फिर अभी आया है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, फिर अभी वापस से डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद एक केस लेकर वापस से बोला है कि जल्द से जल्द डेटा बताइए कि कितना लोग हैं। तो ध्यान से समझना है। अब एनआरसी एक तो इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए, दूसरा 1985 रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, और अब पूरा मामला ही इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि आईआर बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए। अब पूरा का पूरा आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारे हैं, मतलब इतना मसाला काफी है, लिख दीजिएगा। आगे नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे आते हैं तो दो चीज मिलेगा, डिटेंशन कैंप वाला। तो डिटेंशन कैंप में रहने से वे लोग, मैंने बोला कि जो लोग आया था वो लोग क्या हुआ, जो भाग के आया था उन लोग को कहां रख दिया गया, डिटेंशन कैंप में। क्या सुन पा रहे हो सब, जगते रहना। तो डिटेंशन कैंप में रख दिया गया, इसका मतलब क्या है कि वो लोग पहले ही हो गया, जैसे मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया था, दिमाग में क्या आ गया कि ये लोग अलग लोग हैं, तो फिर उनको प्रताड़ित किया जाए, चाहे उनको गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। तो डिटेंशन कैंप मत भूलिएगा, 1985 वाला पार्ट जो है आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आए इन जो डिफेंस डिप्लोमेसी, मतलब बता दिया था आपको कि बांग्लादेश अपना डिफेंस जो है वो क्या कर रहा है, मॉडर्नाइज किया हुआ है, तो सबके साथ जुड़ रहा है, सबके साथ। और इंडिया क्यों उसको बिजी रखना चाहता है, क्योंकि भाई बांग्लादेश चारों तरफ से क्या है, सुरक्षित है, तो इसलिए कहां बिजी रखना चाहता है कि इवन पीकेएफ का मेंबर बन जाओ, ताकि मामला जो है आराम से शांति से बना रहे और हमारा भी जो है दूसरा पाकिस्तान क्रिएट ना हो। 2013 इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बता दिया था। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब क्या, कि कोई भी क्रिमिनल अगर जाएगा तो उसको पकड़ के वापस ले आने में वहां की गवर्नमेंट मदद करेगी। क्लियर है यहां तक। उसके नीचे आएंगे डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया एंड बांग्लादेश में डिफेंस का बहुत सारा जो है ट्रेनिंग यहाँ पे भी होता है, मैरीटाइम युद्धाभ्यास भी करते हैं। अब इसके आगे आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट, यहां से अब आराम से चलते हैं, खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा शुरुआत कर लेंगे, ठीक है ना। जहां तक हो पाए वहां तक खींच लेंगे, और उसके बाद जो लिखने वाला काम है वो आप कर लीजिएगा। लिखने वाली जिम्मेदारी जो मैं बोला हूं इधर वाला, वो आपकी है, आपको कॉपी बना के लिख लेना है, ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि प्रिंट निकाल के रख लिए मामला हो गया, नहीं, लिख के रखिएगा, नहीं तो आप फंसिएगा, मेरा काम बताना है आपको। अब आया पहला सिक्योरिटी थ्रेट क्या क्या है। तो पहला खालिदा जिया, खालिदा जिया जो है बीएनपी, तो खालिदा जिया कोई इंडिपेंडेंट, देखो कोई पार्टी किसी कंट्री के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है, तब हो सकता है जब वो किसी थर्ड आदमी या थर्ड ग्रुप से प्रभावित हो। तो पाकिस्तान ही तो बीएनपी बनाया है, और जमात इस्लामी का एक दूसरा ब्रांच है बीएनपी। तो बीएनपी एक हमारे लिए खतरा है, क्योंकि सर ये प्रो इस्लामिस्ट, प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना,
विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। दूसरा, उसके बाद एक जमाते इस्लामी का ग्रुप है और आईएसआईएस क्या है, मदद करता है। आईएसआईएस कौन है? पाकिस्तान का जो आपका खुफिया एजेंसी है। तो आईएसआईएस की मदद से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोग क्या करते हैं, हंगामा करते रहते हैं, जिसके कारण जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमेशा अनस्टेबल सिचुएशन बना रहता है। सुन पा रहे हैं आज भी। इसलिए इंडिया सेड टू बांग्लादेश, पहला क्या बोला कि भैया जॉब क्रिएशन करो, क्योंकि जॉब क्रिएट नहीं करोगे तो तुम्हारा युवा को भड़काएगा कौन? आईएसआईएस वाला। अब भड़काएगा तो कुछ और नहीं करेगा, बर्बाद इंडिया को करेगा। तो इसीलिए जॉब क्रिएशन करोगे, मामला आसान होगा। दूसरा, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दो, क्योंकि अगर यूथ के पास जॉब नहीं होगा देन पाकिस्तान उनको इजीली ट्रैप कर सकता है एंड क्या करेगा, अटैक किस पे करवाएगा? हम ही पे करवाएगा। तो बांग्लादेश की मदद भी हम करें और परेशान भी हम ही हो, ये ठीक बात नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि अगर इसके बाद इंडिया ऑल्सो सेड कि बॉर्डर जो है सील कर देगा, ये बोला था, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कारण है इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा जुड़ा हुआ है उसी से। अगर हम बॉर्डर सील करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरा प्रभावित हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा बॉर्डर वाला बात है कि हम चाहे तो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंडिया अपना सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? पहला, बांग्लादेश के गवर्नमेंट को फोर्सली बोला कि जॉब क्रिएशन करिए, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, ताकि यूथ जो है अपना बिजी रहे, यूथ सही डायरेक्शन में जाए। और दूसरा बोला कि अगर ज्यादा इस तरह का होता है तो बॉर्डर पे हम लोग एक्शन लेंगे, जो कि बाद का प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट, अब चूंकि बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है, मैंने बोला कि काफी तेजी गति से बढ़ रहा है। इंडिया ने बहुत सारे फील्ड में, मैंने कल बोला था कि स्टील में, ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद आपका पावर में, टेलीकॉम में, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कहां पे? बांग्लादेश में। कोई भी देश जब डेवलप होगा ना, बिना दो चीज का नहीं हो सकता है। एक, रोड चाहिए ही चाहिए, दूसरा ट्रांसपोर्ट। जब तक रोड अगर तगड़ा नहीं होगा तब तक वहां का डेवलपमेंट फास्ट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सब में इन्वेस्ट कर दिया है। स्टील जरूरत है क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्टील बैकबोन है। स्टील के बिना कुछ भी नहीं होगा। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना नहीं कुछ होना है। ट्रांसपोर्ट के बिना कुछ नहीं होना है। तो हमने इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के किया है। हम वहां पे क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं किए। आप समझ पा रहे हैं क्यों नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं भाई? वो डेवलप हो रहा है। अब डेवलप हो रहा है तो हमको पहले जो चीज जो सबसे अच्छा, अब क्या मार्केट, वहां जहां मार्केट में डिमांड है खिलौने का और आप वहां जाके किताब बेच रहे हो, तो सर मतलब बहुत जो है आपका दिमाग जो है ठीक क्या बोलते हैं, निशाने पर नहीं है। इसीलिए इंडिया बांग्लादेश में डेवलप किया। अब यहाँ आते हैं, पहला, इकोनॉमी एक्टिविटी इंक्रीज, बिकम एक्सपोर्टर इन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। पहला बात, यूरोप के मार्केट में कपड़ा हमारा जाता था, चाइना का जाता था, उसको ब्रेक थ्रू, उसको ब्रेकआउट करके बांग्लादेश अपना एक जो है टेक्सटाइल के मार्केट में अपना एक पहचान बना दिया और टेक्सटाइल में बहुत खूब पैसा कमाया। और ये भी कहां? यूरोपियन मार्केट में। तो हमारा जो मोनोपोली था कि हमारा ही प्रोडक्ट जाएगा, उसको तोड़ दिया इसने। मोनोपोली समझते हैं ना, एक छत्र। हाँ, उसके बाद दूसरा है जीडीपी ऑफ बांग्लादेश ग्रोइंग फास्टर देन इंडिया, ये मैंने कल भी बताया था आपको। पॉइंट नंबर थर्ड, फिश एक्सपोर्ट, मछली का एक्सपोर्ट में भी हमसे आगे निकल गया। प्लस एग्रीगेरियन डायनामो बन चुका है, एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट को भी सर हमसे आगे बेच रहा है। इंडिया में स्पेशली बिहार में भी मछली पालन होता है। बिहार जैसे मधुबनी वाला दरभंगा साइड एरिया, उधर भी मछली पालन का खूब सारा स्कोप है। वहां पे बहुत सारे लोग मछली पालन, मधुमक्खी वाला, ये सब बहुत चलता है उधर। मधुमक्खी जानते हैं ना, जो मधु बड़ा बड़ा उसका बिजनेस चलता है, तो सबका एक्सपोर्ट होता है। जीआई टैग में मिला हुआ है दरभंगा इधर के आदमियों को। तो लॉजिक क्या है कि फिश एक्सपोर्ट में भी अपन पीछे हैं, एग्रीकल्चर में भी पीछे हैं। बांग्लादेश सामने बढ़ा, वो हमसे ज्यादा तेजी गति से भाग रहा है, तो सीखने के लिए बहुत सारा कुछ है। आगे, फोकसिंग ऑन कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, मैंने कल बोला था कि सर क्योंकि इंडिया में अगर आपको मेडिकल करना है तो मेडिकल इंडिया में करने से लोग जाते हैं केकेटीटीयू, रसिया की तरफ जो है जाते हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहां तक, जो कि सबको रसिया ही बोल देता है। सब जाता है, सब मेडिकल कर रहा है, कजाकिस्तान में बोलता है, रसिया में कर रहे हैं। वो आदत है बहुत सारा। तो इस तरह का होता है। अब कोई आदमी नोएडा में रहता है लेकिन बोलेगा क्या दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रह ले, जबकि नोएडा कहाँ है? यूपी में है। तो चूंकि दिल्ली जो पॉपुलर है उसी के नाम से अपना पहचान बना लेते हैं। अब जैसा नहीं होता, कोई आदमी जाता है तो पहचान कैसे बनाता है? फलना जो आईएएस है उसके गांव के हम हैं। अब उसके गांव में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसने आईएएस बोल के अपना जो है थोड़ा सा कनेक्शन। तो लॉजिक यही है कि रसिया में जो है जाते हैं लेकिन वहां का क्लाइमेट, फूड, ये सब सुटेबल नहीं है। बांग्लादेश का यही बढ़िया मौका है, हम अपने यहाँ खोल लेते हैं। इंडिया से बांग्लादेश जाना आसान है, फूड कल्चर भी ठीक है, और अगर हम इसको कंटेंट अच्छा दे देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, तो सारे इंडिया का जो है स्टूडेंट हमारे तरफ आएगा। और यही हुआ, तो एक मेडिकल हब बनकर निकल रहा है। और मैंने क्या बोला, चूंकि ब्रेन ड्रेन, कल मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि जैसे आईआईटी करके अमेरिका चले गए, मेडिकल करके फिर कहीं और चले गए सेवा देने, वो काम ना हो इसलिए इंडिया ने मेडिकल हब अपना बनाना शुरुआत किया। इसलिए अब देखिएगा तो मेडिकल पे फोकस इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
अब इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, तो नेक्स्ट आएंगे तो चीत महल। कल बता दिया था ये कि चीत महल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि भाई ये लोग आपस में राजा लोग बांट तो लेते थे, हार गए तो उसको दे दिया, जीत गए फिर ले लिया, लेकिन उसके कारण पूरा का पूरा जब बाउंड्री डिवाइड होने लगा 1900, क्या सब सुन पा रहे हो, उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और इसमें रेड क्लिफ लाइन तो ये बिना देखे समझे बॉर्डर डिसाइड कर दिए, ना गए ना कभी कुछ, और यहीं से डिसाइड कर दिए कि यहाँ लाइन है, यहाँ से उन्हें इधर इधर उधर। और फिर बाद में प्रॉब्लम हुआ तो एक इसमें मैंने बोला था नेहरू एंड फिरोज खान बात हुई, बाद में नेहरू का नून एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात बोला गया कि हम लोग जो है ऑनक्लेव, ये ऑनक्लेव क्या है पॉलिटी में बता दूंगा, ठीक है, ये ऑनक्लेव जो पॉलिटी में पढ़ाऊंगा वहां आएगा वापस से बांग्लादेश। तो मतलब अभी के लिए समझिए कि खेत का हिस्सा एरिया, कुछ एरिया हम आपको दे देंगे, कुछ एरिया आप हमको दे दीजिएगा, लेकिन लोगों से पूछ के, मतलब क्या कि लोग से पूछ लेंगे भाई आप इस एरिया में रह रहे हो, ये एरिया जो है आपको अगर पसंद है, अगर यहां से आप जाना चाहते हो बांग्लादेश तो आप या तो उधर चले जाओ, अगर नहीं जाना चाहते हो तो यहीं रहो, ये एरिया हम जो है उस हिसाब से डिफाइन कर लेंगे। तो लोगों से सहमति लेकर, और जो लोग बोले कि हमको इधर रहना है या उधर रहना है, उसमें इंडिया और बांग्लादेश ने बांट लिया। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया भी था कि घर के बगल में जो खेत है आपका वो किसी और का है, और वो आप चाहते हैं कि ये मेरा ले ले, और उसके घर के बगल में आपका खेत है तो आपने अदलेन बदलेन कर लिया। सेम कुछ वैसा ही हमने यहाँ पे किया। बांग्लादेश का और इंडिया का बहुत अच्छा बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, और इतना अच्छा से उसको सुलझा लिया गया है, अगर काश वैसे ही चाइना भी सब समर्थन देता तो सुलझा लिया जाता तो मामला ही नहीं होता, लेकिन सर हर एक जैसे हरामखोर नहीं होते। दूसरा है इंदिरा मुजीब पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। मुजीब कौन है? मुजीबुर रहमान। तो इनके बीच में एक हुआ था 1971 में, और क्या बोला गया था कि 1974 के डिस्कशन हुआ, जिसमें बोला गया था कि जो है एक्सचेंज नहीं हो पाया, मतलब डिस्कशन उसी समय हुआ था कि जो बाउंड्री का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें हम लोग अदलन बदलन कर लेंगे, लेकिन 1975 में बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ काफी विरोध हुआ था। और एक विरोध कौन कर रहा होगा? पाकिस्तान, क्योंकि सर उसको पता था कि जो एरिया मिला जा रहा, जो जा रहा है उसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के माध्यम से खूब विरोध करवाया गया, और उस विरोध के कारण इंडिया को टारगेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा डिले हो गया। और डिले हुआ 2011 में, फिर से मनमोहन सिंह के रीजन में एक जो है प्रोटोकॉल साइन हुआ, और इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये पॉलिटी में भी बताऊंगा वापस से आगे, जिसमें कहा गया कि लोगों से पूछकर सब कुछ होगा, बिना पूछे कुछ नहीं होगा। तो 2011 से 2015 तक कंसेंट मिल गया, सब लोग से पूछ लिया गया, और तब 2016 में फाइनली क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। सुन पा रहे हैं ध्यान से? तो इसमें आप किसी एक का या किसी दो का नहीं कह सकते हैं कि योगदान है। जैसे देखो हर पार्टी अपना योगदान लेती है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी ये योगदान नहीं लेता कि हमने ही किया है। प्रधानमंत्री, मैंने बोला हर जो प्रधानमंत्री इंडिया में रहा है सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, सभी का। और मनमोहन सिंह आपको यहां दिख रहा है 2011 में, लेकिन इंदिरा मुजीब पैक्ट तो बहुत पहले हो चुका है, जिन्होंने पहले ही समझौता कर लिया है, बात डिले हो गया है। आधार कार्ड मैंडेटरी करना बहुत पहले से चल रहा था, बस वो हुआ क्या कि लागू हो गया जब ये आ गए जो अभी हाल में है, तो इसलिए उन्होंने क्रेडिट ले लिया। बाकी वो बहुत पीछे का है, और ये वही लोग हैं जब कांग्रेस आधार कार्ड ला रही थी तो लोग विरोध कर रहे थे, जब ये लोग अपोजिशन पार्टी में थे बीजेपी वाले, और जैसे ही ये लोग वापस आए ये लोग पहले ही इंप्लीमेंट कर दिए, और उस समय फिर कांग्रेस चिल्लाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो लॉजिक क्या है कि ऐसे ही चलता है, ठीक है जी। अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? विरोध करना, वो विरोध करेगा हर बात में, लेकिन सही बात का अगर समर्थन कर दे तो मामला अच्छा है। अभी एक करनी सेना के अध्यक्ष का डेथ हुआ। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप लोग जो करंट अफेयर जो आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं यूट्यूब पे, हाई फलना उलना और ये जो रखे रहते हैं 20, मैंने लगभग मैं हर किसी के फोन में देख के आइडिया लगा सकता हूं, या बिना देखे भी आइडिया लगा सकता हूं कि कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ऐसा ही होगा जो आते रहता है। ध्यान से समझिएगा कि ये फलानी, इन सब का न्यूज देखो क्या है, मसाला वाला न्यूज है। आपसे जब मैं बोलता हूं कि इंडिया और एनआरसी वाला बात है तो आपको पता नहीं होता है, और करनी सेना का अध्यक्ष का डेथ आपको पता होता है। आपको क्यों? क्योंकि मसाले वाले टॉपिक आपको उससे कुछ नहीं होगा, वो टॉपिक आम जनता के लिए है। वही जो हिंदी न्यूज़पेपर में जो अंतिम में मसाले होते हैं, हीरोइन का फोटो, मॉडल का फोटो, अक्षय कुमार रंगीला रे और संगीला रे, ये जो चलता रहता है वही न्यूज आप देख रहे हैं, उससे आपका एग्जाम कभी नहीं निकलने वाला है। इसलिए जो आप सब्सक्राइब किए रहते हैं उससे आपका जो न्यूज आते रहता है वो वही न्यूज रहता है जो आम आदमी के लिए, और वो कभी आपको फायदा क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए देखो ना, मैंने अभी बोला एनआरसी के बारे में, किसी को नहीं पता था। मैंने जो बोला करनी सेना का डेथ, पता है आपको? क्यों पता है? क्योंकि सर वो बेकार की चीज है, आपको पता है। इसीलिए जितने सारे कोई जिकर टुडे, कोई करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आ जाएगा, 50 को हम करा देते हैं, 100 को ऐसे ही लड़ जाएगा। ऐसा गधापंती है। 3 घंटे में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट, इतना मैराथन, फिर ये
मतलब इतना शॉर्टकट चीजें सोचने लगे हैं लोग। याद रख लीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आईएएस में तो और नहीं हो सकता। तो ये 3-3 घंटे में, 6 घंटे में आइए पूरा पॉलिटिक्स खत्म कर देते हैं, 8 घंटे में आइए पूरा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं। खत्म वो कर रहा है, दिमाग तुम्हारा भी खत्म ही हो रहा है। लॉजिक इसीलिए बोल रहा हूं कि सर सिंपल, जब न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़िए, ग्रुप में जाता है, यहां पे आता है उसको पढ़िए, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। कि करनी सेना के अध्यक्ष का देख जान के कुछ नहीं होगा, ना मेंस में पूछने वाला है ना प्री में पूछने वाला है, एकदम कहीं से नहीं पूछे गए। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जैसे अभी आया जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर में बिल पास हुआ है और ग्रुप में जैसे आप जम्मू वो भी ग्रुप में भेजा तो पता चला। अब उस ग्रुप का फायदा क्या है अब पढ़ेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग, जितना भी मैंने स्टैंड स्टील आईओ पढ़ा है सारा बात का जिक्र उसके अंदर किया हुआ है, A to Z। उसके बाद क्या है कि सीट बढ़ा दिया गया है, अब 107 सीट से 114 कर दिए गए, उसमें ओबीसी के लिए भी आरक्षण सीट दे दिया गया। तो ये सब जो चीज है ये आपको तब मिलेगा चूंकि एफर्ट लगता है। इसीलिए हनी सिंह के कंसर्ट में भीड़ ज्यादा होता है, लेकिन जब बहुत बढ़िया बढ़िया लोग क्लासिकल डांसर और क्लासिकल सिंगर हो वहां पे भीड़ नहीं लगता है। तो वो क्यों है? क्योंकि जहां मैंने बोला कि जहां मास लोगों का भीड़, अगर वहीं आप जा रहे हैं तो आप हल्का आदमी, और जो चीज सीखने में एफर्ट लगता है, जैसे अब भाई पढ़ना पड़ेगा ना जम्मू कश्मीर में, स्टैंड स्टील, फिर ये पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगता है, दम लगता है, तो नहीं पड़ेगा। करनी सेना आसान है, मरले बा, और कौन मारा है तो हई दंगा, बजरंग दल, तुलना दल, तो क्या है उसमें आप रह जाते हैं। मेरा मानना यह है कि वो बेकार चीज है, आप जो भी सब्सक्राइब किए उसको हटा दीजिए। न्यूज़पेपर एक है, चुपचाप पढ़िए, आपके लिए काम का चीज होगा, बाकी आपकी मर्जी है। आइए आते हैं, तो सर इंदिरा मुझे पहले हो चुका था, फाइनली जाकर आगे जो है डिस्कशन हुआ 2016 तक। हमने लगभग सैटेलाइट के हेल्प से बॉर्डर भी डिसाइड कर दिया और पूरा का पूरा मामला सुलझ गया। तो क्या इंडिया बांग्लादेश में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट अभी है? तो नहीं है। तो सर अब उसके बाद का बात आते हैं, मामला यहां पे बैठा हुआ है वो जरूरी है। पहला जरा ध्यान से देखना, ये भी इस पे भी जिक्र है, इस पे भी तो बहुत राजनीति चला है। पैरा डिप्लोमेसी पढ़ाया था आप लोग को? सबको पढ़ाया था पैरा डिप्लोमेसी? पैरा डिप्लोमेसी का ही है यहाँ पे मामला। 4 रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता एंड मेघना। ये 4 ऐसे रिवर हैं जो टॉप ऊपर से नीचे तक मतलब फ्लो होते हैं दोनों के बीच में। 1972 में देखो कब, 1972 बांग्लादेश कब आजाद हो रहा है, मतलब बंद कब रहा है 1971 में। और जेआरसी एक कमीशन बना, ज्वाइंट रिवर कमीशन फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके तहत बोला गया कि भैया कौन कितना पानी कैसे इस्तेमाल करेगा उस हिसाब से काम चलेगा। तो और सब नदी में विवाद नहीं हुआ, तीसरे नदी में विवाद हो गया। और विवाद इसमें इसलिए हुआ क्योंकि राजनीति था, राजनीति करना था। ममता बनर्जी इसी पर राजनीति अपना उठाई। तो ममता बनर्जी जो है उनको पूरा झूठा पकड़ के बहुत मार मारा गया था, आंदोलन कर रही थी वो, और वाकई मारा गया था और इतना बदतमीजी से किया गया था, लेकिन वही उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो लॉजिक ये है कि सर 1983 के अंदर एक जेआरसी ने बना जिसमें कहा गया 2 बात। पहला कि जो नदी तीस्ता जो है वो चूंकि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? सिक्किम। तो सिक्किम से होकर नीचे आती है, तो हमारा जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको हमेशा ज्यादा फेवरेबल मिलेगा। भाई आपके खेत में पेड़ उगा है तो उस पेड़ का फल ज्यादा आपको ही खाने को मिलना चाहिए। अब उसका डंठल किसी दूसरे के खेत में गया और भी बोले कि नहीं ये मेरा है। आमतौर पर बिहार में पेड़ के लिए भी लड़ाई हो जाता है, क्या पेड़ एगो का वो डनेरे पे जम गया। मान लीजिए शीशो का पेड़ है, अब उसके लिए भी सर मारकाट चल रहा है कि अमर बा की तौर बा। अब कोई जाके कोई डनेर इधर से खे रहा है, कोई इधर से खे रहा है, शीशो चाहिए। तो सर यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिएगा सिक्किम, देखो नियम ये है कि जो भी नदी जहां से निकल रही है, जहां से उत्पत्ति हो रही है, उसको हमेशा फेवरेबल ज्यादा होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो स्वाभाविक है भाई, हमारे अंदर पर हम थोड़ी ना तीस्ता नदी बहाए हैं, नेचुरली भगवान ने हमारे को गिफ्ट दिया है तो हमारा उस पर हक ज्यादा होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। तो इसको बोलते हैं अपर राइपेरियन। क्या बोलेंगे इसको? अपर राइपेरियन। और जो भी कंट्री जहां से पास होते हुए नदी अब कहीं और भी जा रही है बांग्लादेश में, तो ये हो गया कौन सा? लोअर राइपेरियन। क्या समझ पा रहे हो? ये बहुत बार जिक्र होता है और आपको मेंस में लिखना भी पड़ेगा। तो अपर राइपेरियन, दूसरा क्या होगा? लोअर राइपेरियन। तो तीस्ता नदी भारत के लिए अपर राइपेरियन है कि लोअर राइपेरियन है? अपर राइपेरियन। सिक्किम से निकल रही है, वहां से जो निकलती है उसका कांगसे ग्लेशियर है, ये लोग रटते हैं, अगर याद रहे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो कांगसे ग्लेशियर से निकलती है, सो इंडिया इज अपर राइपेरियन। एडहॉक कमिटी ने 2 बात बोला। पहला कि सर इंडिया जो है 39% उस पानी का इस्तेमाल करेगा और बांग्लादेश 35%, और जो 25% बच रहा है वो अनएलोकेटेड होगा, किसी के लिए नहीं होगा, जब दोनों को जरूरत पड़े मिल बांट के इस्तेमाल कर लेना। क्या बुझा रहा है? आप मुझे बताओ, 39% और 35% कोई बहुत ज्यादा इतना तो है नहीं, बहुत ज्यादा गैप की सर बांग्लादेश को इतना बुरा भी लग जाना चाहिए। आप कॉमन सेंस सोचो। लेकिन फिर भी राजनीति तीस्ता नदी पे क्यों, और तीस्ता नदी पे अभी भी विवादी क्यों चल रहा है?
राजनीति ज्यादा है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बोला कि राजनीति उतना दिन तक खिंचा गया, जब से 370 हटा मामला खत्म हो गया। अब वहां पे सीट भी आ गया, अब सबके लिए, माइग्रेंट के लिए भी वहां पे सीट दे दिया गया, तो जम्मू कश्मीर का मामला ही निपटा दिया। अब इधर देखिए, राजनीति जिस बेस पे होना था, अब वो बेस ही खत्म कर दीजिएगा, तो सर क्या ही राजनीति करेंगे लोग। इधर 2011 में एक ज्वाइंट हाइड्रो ऑब्जर्वेशन स्टेशन जो वहां पे बनाना था, इंडिया उसका बोला कि 42.5% पानी इस्तेमाल करेगा और बांग्लादेश कितना इस्तेमाल करेगा, 37.5। तो देखो, जब किसी आदमी को उंगली पकड़ा दोगे ना तो माथा पे चढ़ना शुरू होता है। बहुत लोग का आदत है, बहुत लोग समझदार होते हैं, गैप मेंटेन किए रहते हैं। अब पापा अगर प्यार से कुछ बोल दिए तो बच्चा जो है उसके बाद सब कुछ शेयर करना शुरू कर देगा, उसके बाद पापा अपना श्री लेदर इस्तेमाल करेंगे। आपको समझना है कि गैप कहाँ मेंटेन करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो आपको समझना है। अगर वो समझदारी नहीं है तो आप बच्चे हैं अभी। तो लॉजिक क्या है कि सर बांग्लादेश 37.5% इस्तेमाल कर ही रहा था, इंडिया कितना कर रहा है, 42.5। बांग्लादेश कह रहा है हमको 50% दीजिए। अब आप बताइए, गधापंथी है कि नहीं है? प्योर गधापंथी है। आपके यहां से एक तो उत्पत्ति नहीं हो रहा है, दूसरा आपका जितना पॉपुलेशन है उससे हमारा कितना ज्यादा पॉपुलेशन है कि आपको आइडिया नहीं है। मतलब उसमें कितना बांग्लादेश बन जाएगा हमारे पॉपुलेशन में, उसका आइडिया आपको नहीं है। तो हमारे लिए पानी का भी इस्तेमाल ज्यादा है। अब इसी बात पे जो है बांग्लादेश वाला मामला उठा और उधर ममता बनर्जी उठ गई कि हमें बांग्ला छे और जो हमारा पानी है ये पानी कहीं और जाएगा नहीं। और सर उधर से बांग्लादेश में मामला उठा, याद रखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैरा डिप्लोमेसी। और ये बस वहां पे आपको समझ जाना है कि विवाद इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभु आप लोग जो है लड़ लीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, देखो कुछ नहीं बोला होगा। बीजेपी बहुत तेज है, बीजेपी महिलाओं के प्रति कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं से वोट मिलता है, बहुत ज्यादा वोट मिलता है। तो दोनों लड़ कौन कौन रहा है, ममता बनर्जी और शेख हसीना। तो बीजेपी कभी कुछ नहीं बोलेगा, इसीलिए क्या बोला, दोनों फरिया लो। और फरियाने के बाद जिसका जो मजबूत होगा गर्दन, उस पर बता देना, साइन कर देगा मामला। तो सर बीजेपी इस मामले में न्यूट्रल हो गया, हालांकि मामला बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट जल्दी रिस्क नहीं लेता। और ममता बनर्जी कॉन्टिन्यूअसली चीफ मिनिस्टर रही है। अरे बीच में बदलाव भी तो नहीं हुआ है ना, चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रही है वो। अभी बीजेपी का सरकार जो लॉकडाउन में 2021-22 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें अगर आ जाता तो ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश को फायदा होगा कुछ ना कुछ परसेंटेज का। अगर 50% नहीं भी मिले तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। मतलब वो ऐसा हो सकता है कि 42 है तो 40 तक मिल जाए या इस तरीके का हुआ। लेकिन ज्यादातर लोग कयास ही लगा रहे थे कि 50-50 हो जाएगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना वर्चस्व और दिखाना था और सारा कुछ था, इसलिए। और इसलिए मैंने बोला लॉकडाउन के जस्ट बाद नरेंद्र मोदी गए थे कहा, बांग्लादेश गए थे। और पहला उनका जो इंटरनेशनल टूर जो हुआ था वो बांग्लादेश हुआ था लॉकडाउन के बाद, बेचारे निकले थे। तो लॉजिक ये है कि अभी भी मामला चल ही रहा है और ये मामला कब तक फाइनल होगा इसका कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए मैंने बोला जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जिस तरीके से है वैसा ही कुछ मुद्दा ये है, इसमें राजनीति ज्यादा है। बहरहाल देखा जाए तो बांग्लादेश इसलिए डिमांड करता है क्योंकि बांग्लादेश सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ठीक ठाक टाई अप रखता है और वो चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक ममता बनर्जी है। दिमाग में आ रहा है, क्योंकि सर बीजेपी का वोट बैंक है महिलाएं, और महिलाओं के प्रति बीजेपी कभी कुछ बोलेगा नहीं। जहां महिलाओं की बात आएगी चुप होगा। महुआ मोइत्रा अभी न्यूज में चल रही है, सुने कि नहीं सुने हैं? महुआ मोइत्रा पे कोई भी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। बीजेपी बड़ा समझदार है इस सब मामले में, उसको पता है वोट बैंक कहां है, और जहां उसको पता है वोट बैंक कहां है वहां पे कभी टिप्पणी नहीं देगा। इसीलिए कभी भी महिलाओं पे टिप्पणी नहीं आएगा बीजेपी का। ये उनका, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसके बाद भाई नहीं कर रहा मैं। हाँ मतलब उनका वोट पॉलिटिक्स वैसा है तो लोग पब्लिकली ऐसा कभी अनाउंस नहीं करेंगे। बस इतना बस बात बोलना है, बाकी क्या है नहीं है वो भैया आप तक दूंगा मैं। आगे नेक्स्ट, बांग्लादेश इज इकोनॉमी, सॉरी ये तो करा दिया था ना, नहीं कराया था। तो पहला है कि बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक चीज है चूंकि है, तो बांग्लादेश अभी क्या, इधर बांग्लादेश क्या अभी सारे कंट्री से मिलने की कोशिश करेगा नहीं करेगा क्योंकि सर देखो नया आदमी है, और नया आदमी है तो उसको डेवलप और सीखना है, तो सबसे सीखेगा। अभी आप नया है तो आपको सीखना है सभी से, तो सबसे मिल रहा है वो। इंडिया को किससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इंडिया हमेशा से, देखो भूटान पढ़ाया था तो भूटान में भी बोला था, अगर आप लोगों को भूटान वाला नहीं हुआ तो एक बार मैं और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं तो सर इसमें ध्यान से क्या समझिएगा कि भूटान में भी क्या हुआ था, यही हुआ था कि इंडिया ने भूटान को बोला कि भाई अब तेरे को मैंने सिखा दिया, अब तेरे को किससे जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो तू देख।
भाई सिंपल सी बात है, हमने तुम्हें खड़ा कर दिया एक गार्जियन की तरह, हमने बढ़ा दिया, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस तुम जानो। तो लॉजिक क्या है कि सिंपली यहां पे भी यही काम हुआ, लेकिन सर बांग्लादेश इसमें चाइना का ऑफर बीआरआई एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने बोला इंडिया हमेशा चाइना का बीआरआई पॉलिसी क्या अपोज किया है, अरे पढ़ाया था मैंने तो बीआरआई पॉलिसी, लेकिन सर इसने एक्सेप्ट किया। बट फिर भी इंडिया ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इंडिया बोला कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसको जो मर्जी चाहे वो करे। हम कौन होते हैं उसको समझाने वाले कि तुमको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम अमेरिका थोड़ी है कि हमारी बात में लेके आ जाएंगे तुम्हारा डेमोक्रेसी खतरे में। तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंडिया को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि इंडिया सेड कि आप इंडिपेंडेंट है एंड किससे कितना एंगेज करना है आप सोचिए। हमारा काम है बताना, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आप अच्छा इतना देखो, इंडिया ये अभी नहीं बल्कि आजादी से पहले भी कितना ही था कि जब तक कश्मीर भाई हमारा नहीं होगा तब तक हम उसको बचाने क्यों जाएंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे नहीं करेंगे वहां मामला। तो जब हुआ तभी अपन लोग गए, हम किसी तीसरे कंट्री के मुद्दे में कभी हम कूदते ही नहीं है। हमारा भाई अपना ही मुद्दा इतना ज्यादा, हम दूसरे में कूद के क्या करेंगे आगे। तो सर ओवरऑल देखिएगा तो क्या आपको लगेगा यहां से थोड़ा कि चाइना का फैक्टर बांग्लादेश में आ गया है, और थोड़ा सा बांग्लादेशी लोग जो है वो चाइना की तरफ अपना रुझान मतलब बढ़ा लिए हैं, मतलब कि चाइना से थोड़ा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर चाइना की तरफ हाथ बढ़ाना हो तो ठीक है, लेकिन इंडिया की तरफ अगर हाथ खींचना तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो इसीलिए इंडिया को इससे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक बात हुआ कि इंडिया ने बोला था कि क्वाड ज्वाइन कर लीजिए, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कौन, यूएसए। तो 4 लोग हैं। अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, 4 लोग में अगर एक लोग और मिल जाता बांग्लादेश तो पेंटागन हो जाता, क्वाड के जगह पे क्या हो जाता, पेंट हो जाता। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है ना, हमको ठीक नहीं लग रहा है। क्यों ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने चाइना का बीआरआई पॉलिसी एक्सेप्ट किया था और चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण उसने क्वाड ज्वाइन नहीं किया। अमेरिका को हो जाए खराब लग गया, करे ज्यादा तेज बनता ही। अमेरिका फोन करवाया सीधा डायरेक्ट और बोला कि क्वाड ज्वाइन करवा कि ना, तो कह रहे कि नहीं कर पाएंगे सर। तो बोला कि एक काम करो, कोई बात नहीं क्वाड ज्वाइन मत करो, तुम अपना कोई ऐसा आदमी भेजो जो क्वाड में क्या डिस्कशन हो रहा है वो आकर देखे बैठ के, बस कुछ नहीं करना है तुमको। तो बाद में अमेरिका का बात है, बाद में जो डिस्कशन हो रहा है तो बांग्लादेश वाला अपना एक ऑब्जर्वर ग्रुप भेज दिया कि भैया चलो सुनते हैं जाके। इस सुनना क्या होता, सुन के क्या घंटा करेगा वो। बस मेन बात यह था कि वो किसी तरीके से आए और डिप्लोमेटिकली आएगा तो बुरा किसको लगेगा, चाइना को, क्योंकि चाइना को लगेगा हरामखोर उधर भी चल गया, जबकि एक ग्रुप में तो है नहीं ना। तो सर लड़ाई डिप्लोमेटिकली होता है, इसलिए तो आईएफएस ऑफिसर बड़े कूटनीति वाले होने चाहिए। आईएफएस ऑफिसर को पता है कि किसको भेजना क्या करना है, और इसीलिए जैसे ही प्रेशर डाला गया बांग्लादेश आया, हेडफोन लगा के सुन रहा था कि क्वाड में क्या चल रहा है। इधर हेडफोन लगा के सुन रहा है, उधर चाइना जो है तब तक विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि चाइना का सबसे बुरा लग गया कि भाई इधर हमारा भी पैसा ले लिया, हमसे भी डेवलपमेंट करा लिया और क्वाड में भी चला गया, जबकि क्वाड का मेंबर नहीं बना था। ये होता है डिप्लोमेटिक जीत। इस तरह से हम लोगों ने उसको डिप्लोमेटिकली टैकल किया। और देखो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इस सबको हम लोग थप्पड़ से भी नहीं, ऐसा ही हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब जैसे इंडिया के लोग उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि पाकिस्तान में लड़ना है, फ्रांस ये करना है, कुछ नहीं। आपको लड़ना है तो किससे लड़ना है, चाइना से लड़ना है, चाइना से लड़ो। लेकिन राजनीति वाले क्या करते हैं, इससे तुलना दिखाते हैं, पाकिस्तान में देखिए तो ये हाल है। आप ये तो देखो तुलना किससे कर रहे हो। अब आप तुलना करोगे जो जनरल कॉम्पिटिशन वाला से कि देखो जनरल कॉम्पिटिशन है, तो आप तो पहले ही गधे हो गए। तो जब आपका खुद ही तुलना उससे हो रहा है तो तुलना अगर करना है तो बड़े लोगों से तुलना करो कि भाई बिल गेट्स के पास इतना है, मेरे पास इतना है। अब तुलना करो क्या, गांव के बड़ा राम खेलाम ज्यादा ओकरा लगे एगो साइकिल में, हम लगे 2 मोटरसाइकिल बा, तो हम ओकरा से धनिक बनी गिन। अब बताइए आप, अब इससे खुश रहिए आप। अब जो मान लीजिए कि 2 आदमी है, एक लड़के को परसेंटेज आया था 38.4% और एक लड़का जो है जस्ट उसी के साथ था, उसका परसेंटेज आया था 39, और ये एकदम खुश रहा, यस मैंने उसको हरा दिया। आप समझ पा रहे? तो ये खुशी की बात तो है नहीं, ये तो बहुत मतलब बेकार बात है। अब वो उससे खुश हो रहा है तो मतलब ये भी दिखाना है ना कि आपका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन अगर आपका ठीक है तो मामला ठीक है, इसलिए ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। अगर आईएएस डिफाइन करिएगा और उसके बाद आपने अगर एसएस से निकाल दिया तो आपको लगेगा बुरा कि यार हमें सोचे थे यही मिल गया, तो मतलब संतुष्टि नहीं, एक पॉइंट के बाद आप संतुष्टि भले करेंगे, बुरा लगेगा। लेकिन आप पहले ही सोचें कि बस कौन रेलवे खाली निकल जाए, चपरासी निकल जाए तो मामला ठीक हो जाए, तब आप क्या है, अभी आप भीख मांग रहे हैं क्योंकि आपने सोचा ही क्या था रेलवे, और अब भीख मांग के पेट भर रहे हैं, तो आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा।
इसीलिए जो आप ओरिजिन बनाते हैं वो ओरिजिन का बेस बढ़ाइए, भी होगा। और मैंने बोला है जितना ज्यादा बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा आपको, जितना छोटा सोचोगे उतना ही मिलेगा, मतलब जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, ये एकदम फैक्ट है। तो ओवरऑल एक चाइना का फैक्टर आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश में, और चाइना का फैक्टर सिर्फ इंडिया बांग्लादेश में ही नहीं आ रहा है, चाइना का फैक्टर हर जगह आएगा। चाइना फैक्टर इन नेपाल, चाइना फैक्टर इन म्यांमार, चाइना फैक्टर इन जो है आपका जो भी सोच लो, श्रीलंका, हर जगह सोच लो। तो चाइना हरामखोर जो है वो घुस जाता है इंडिया का जहां भी रिलेशन होता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, हर किसी का अपना एक इकोनॉमिकल वैल्यू है। चाइना भी बढ़ना चाहता है, इंडिया भी बढ़ना चाहता है, दोनों कॉम्पिटिटर हैं। अब आप मुझे बताइए, इंडिया को जब भूटान डेवलप होता है तो मिर्च नहीं लगता है, लेकिन चाइना डेवलप होता है तो तनी सुख तो लगता है। जब आपका कॉम्पिटिटर होगा तो थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा, और लगना भी चाहिए, कंपटीशन का मजा भी इसी में है। इसीलिए चाइना का सर फैक्टर हर पॉइंट पे आएगा। अभी मैं इंडिया बांग्लादेश बढ़ा दिया, इसके बाद नेपाल आएगा, या फिर भी कंट्री है उसमें भी आपको चाइना फैक्टर देखने को मिल जाएगा। कुछ बुझा रहा है? अफगानिस्तान में कहे नहीं मिला चाइना फैक्टर? इसलिए नहीं मिला क्योंकि चाइना का बाप बैठा हुआ है उधर, रसिया। कुछ बुझा रहे हैं? क्योंकि रसिया ही डील करेगा, जहां रसिया खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व है वहां चाइना को कुछ है ही नहीं करने का, क्योंकि सर रसिया से ही पन पाया कौन? चाइना। तो लॉजिक क्या है कि जहां पे रसिया है वहां पे चाइना डायरेक्टली इंटरफेयर कभी नहीं करेगा, एकदम अंडरस्टूड है। और जहां पे चाइना है वहां पे रसिया भी डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन इंडिया जरूर रसिया के पास चला जाता है जहां चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे, कुछ जस्ट 2-3 दिन पहले का फिर न्यूज में था कि फिलीपींस वाले ने अपना एक बेस बनाना शुरू किया है चाइना को काउंटर करने के लिए, और उसमें अमेरिका मदद कर रहा है। खुद 3 दिन पहले 4 दिन पहले का न्यूज है। तो लॉजिक क्या है कि चाइना को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है। इसी बीच में इंडिया रसिया को मैसेज कर दिया कि संभालो अपना बेटा को, न तो पर के कुचाई। अब रसिया, एक बार रसिया क्या ऐसा है जो एक बार चाइना को इन्फॉर्म करता है कि भाई ये क्या कर रहा है, चाइना उसके बाद न्यूट्रल धीरे धीरे हो जाता है। तो लॉजिक ये है कि अफगानिस्तान में चाइना का इसलिए इंटरफेरेंस नहीं है बिकॉज वहां पे रसिया खुद बैठा हुआ है। और रसिया, हम देखो नब्ज पकड़े हुए हैं क्योंकि हम रसिया के साथ अच्छा हमेशा रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं। तो चाइना को काउंटर करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हम रसिया के माध्यम से डिप्लोमेटिकली उसको शांत कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो ओवरऑल हमारा बांग्लादेश का जो रहा समापन यहीं तक। और ओवरऑल पूरा बांग्लादेश अगर एक बार चाहें तो बस नजर फेर लीजिए, तब लोग दूसरा बार शुरू कर लेते हैं। जो बचा है वो ये देख लीजिए, पूरा का पूरा एक एक पेज 1-1 मिनट में देखेंगे तो 10 मिनट के अंदर से पहले काम हो जाएगा। इसलिए 30-30 सेकंड में देखिए ताकि और पहले हो जाए। समझ में आ रहा है? तो सेकंड स्टार्ट होता है, फटाफट देखिए और उसके बाद मामला निपटाते हैं। एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा आपको। इसके बाद कौन सा है? नेपाली होना चाहिए आई थिंक। तो देख लो, शुरुआत कर देते हैं, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे। चलो ये तो आप देख लो जी, खेला। आगे नेक्स्ट, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला मामला। पंजाबी मुस्लिम्स याद रहेगा, तो पंजाबी और उर्दू बोलते थे कहाँ? वेस्ट पाकिस्तान वाले कि ईस्ट पाकिस्तान वाले? वेस्ट पाकिस्तान वाले। एकदम खटाखट दिमाग में बसे रहना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान वाले बंगाली। आगे उसके बाद रॉ क्रिएटेड एंड फिर हमने मदद किया और मामला आगे सब जो है निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, पार्टी के नाम बोलो ना, अवामी लीग। पाठशाला बनाओ, अवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद बाकी आगे चलकर यही लीग जो है सरकार बनाने की कोशिश करेगी, जीत भी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन टॉर्च लाइट चलाएगा। टॉर्च लाइट या सर्च लाइट? सर्च लाइट। तो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया और फिर हमने उसको काउंटर किया। यहां तक क्लियर है? आगे उसके बाद फिर चलेगा 1974 आते आते तक हमने इंडिया बांग्लादेश का जो है हनीमून पीरियड चल रहा है। बांग्लादेश में अब थोड़ा सा काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है बीएनपी, और उनका एक नया लीडर आई है, और लीडर इंसान नहीं राक्षस है, इनका नाम है क्या? खालिदा जिया। समझ में आ रहा है? अब आगे उसके बाद बढ़ते हैं आवामी लीग। अच्छा, भूत जब बोलते हैं तो दिमाग में हमेशा लड़की का ही ख्याल क्यों आता है? भूत जब बोला जाता है, भूता ख्याल क्यों? लड़के की आमतौर पर ख्याल नहीं आते हैं क्योंकि समाज वैसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया है जो कि बेकार है। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो भूत तो इंसान ही है, उसमें मेल जो है हाँ, राक्षस जो है, अच्छा ये भी सही बोल रहा है कि राक्षस जो है मेल ज्यादातर ख्याल आता है, राक्षस में महिलाएं ख्याल नहीं आती है। अब हम यहाँ खालिदा जियो को राक्षस बोल रहे हैं, तो सर मतलब जेंडर इक्वालिटी कुछ कुछ जगह पे है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद डायन बोलते हैं, उसमें भी वहीं पे अब डायना होना चाहिए, आप समझ पा रहे हैं, जो मेल हो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसका देखेंगे
तो सर 3 फेज में है, उसमें असम एकॉर्ड 1985, जिसमें बांग्लादेश बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो भागे ताड़ों के नीचे से, उनका डेटा अभी मांगा गया है, और इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 2018-19 तक आते आते रिपोर्ट आया जिसमें एनआरसी करवाने के लिए किया गया, बट फिर भी अभी मामला है। डिटेंशन कैंप में रखने वाला मामला आपको दिमाग में रखना है कि हम रखे, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू में पूछता है बार बार कि जो भाग के आए लोग क्या उनको हम लोग को रखना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बोला था आपको कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन है सर, इंसानियत वाला देश है, तो हमको उनको एटलीस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट देना चाहिए, भले बाकी पॉलिटिक्स अलग है। तो आप ये इंटरव्यू में बोल दीजिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा कि इसके कारण दबाव बढ़ेगा रिसोर्स पर पे और इंडिया पे असर पड़ेगा। अब आगे आते हैं, इंडिया बांग्लादेश का ट्रीटी डिफेंस, लगभग सब कुछ वो ट्रीटी साइन है इंडिया बांग्लादेश के साथ जो आप सोच सकते हैं A to Z। बस नेपाल के साथ मेरी अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन रहता तो चीजें ठीक रहती, लेकिन नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर इंडिया मिल रहा है, और सिक्योरिटी थ्रेट में मैंने बोला BNP वाला मामला है, इसलिए इंडिया ने वहां के लोगों को जॉब के लिए बोला कि भाई जॉब क्रिएट करोगे तो मामला आसान रहेगा। फिर बांग्लादेश का इकोनॉमी हमसे फास्टर ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर में, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, मेडिकल हब में भी। उसके बाद चितमहल वाला इशू है जिसको हम लोग बाद में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत काम खत्म किया। फिर फाइनली लास्ट में आता है तीस्ता नदी वाला, और तीस्ता नदी में हम लोगों ने, बांग्लादेश क्या डिमांड कर रहा है कि उसको 50% चाहिए, ये कभी नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये मामला यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर चाइना का फैक्टर है, तो चाइना का फैक्टर कहाँ आ गया, क्योंकि BRI ज्वाइन कर लिया और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए बांग्लादेश होता है खत्म। अब आपसे निवेदन ये है कि उसके बाद थोड़ा सा देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश से पहले एक बार जो मैंने पढ़ाया था पाकिस्तान, एक बार पलट लीजिए क्योंकि थोड़ा सा जरूरत अभी पड़ेगा। क्विक पलट दीजिए ध्यान से। अच्छा बता दे, मैं उसका जिक्र बता देता हूँ, उसके पीछे भी बहुत सारा है कारण, बता देता हूँ। नेपाल वाला PDF जो है, अच्छा देखता हूं, बांग्लादेश का लास्ट पेज नंबर क्या था? 100, 187, फिर 188 में कौन सा है? श्रीलंका। अच्छा श्रीलंका है, ओके। तो इंडिया श्रीलंका पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ नेपाल बढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया श्रीलंका देख पा रहे हैं? शुरुआत कर लेते हैं एटलीस्ट, फिर आप अपना रिवाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा। शुरुआत कर लेते हैं, जब आए हैं तो उसका यूटिलाइज कर लेते हैं टाइम। तो क्या रेडी हो? आराम से एकदम जो है रेडी रहना। चलिए रेडी हो ना? तो देखो फटाफट देख लेते हैं, और ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग इजी रहेगा। फिर मैं अभी करंट अफेयर और इन्वायरमेंट शुरू करूंगा। याद करो टारगेट जिन लोग को बताया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 3 टारगेट बोला था। मैं इसलिए याद दिला दे रहा हूं क्योंकि अब याद दिलाने का मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मैं याद दिला दे रहा हूं। फिर भी क्या क्या बोला था उसमें कवर करने के लिए? हिस्ट्री बोला था, इन्वायरमेंट बोला था, और इकोनॉमिक्स बोला था। समझ में आ रहा है? तो जो जो बोला था वो देख लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में अब ज्यादा टाइम बचा है नहीं। कुछ बुझा रहा है? और जैसे ही जनवरी का 1 तारीख हुआ ना, उल्टा गिनती शुरू हो जाता है उसके बाद। इसलिए जो भी IAS का प्रीलिम्स जो देते हैं ना एग्जाम, वो जनवरी के बाद पूरा सुध-बुध खो देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता है। उसके बाद जनवरी इतना फास्ट निकलेगा कि सर आपको कुछ आइडिया नहीं लगने वाला है, हवा कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए दिसंबर तक उसको देख लीजिए पूरा, ठीक है, जितना तक हो पाए वो तीनों का। मैं इसी मंथ में मैंने बोला कि ये जैसे खत्म होगा तो मैं वापस से एक बार क्विकली सभी के लिए इन्वायरमेंट, सभी के लिए इकोनॉमिक्स फटाफट करा दूंगा दिसंबर में ही। कुछ बुझा रहा है? लेकिन उससे पहले तक आप रिवीजन करते रहिएगा। यहां तक क्लियर है? तो हम अब इसीलिए आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि हमारा और आपका रिश्ता नाता इसी प्रीलिम्स तक है। इसी प्रीलिम्स में जिसको निकाल लेना है निकाल लो, नहीं निकालोगे उसके बाद भैया आपका क्या होगा नहीं होगा वो आप भी जानना, और हमको पता है उसके बाद आपका क्या होगा अच्छे से। इसीलिए
पूरा कम से कम, ऐसा मैं बार बार बोलता रहता हूं इसलिए कि पूरा कम से कम अपने पे गर्व तो करोगे, हमने इस बार जबरदस्त फाड़ के मेहनत किया है। कभी लाइफ में ऐसा तो आए एक दिन जिस दिन आपको महसूस हो कि पूरा चीर फाड़ के मेहनत इस बार कर लिया हूं, अब इससे ज्यादा मेरा मेहनत हो ही नहीं सकता है। और ये जब आ गया तो उसके बाद आपका एग्जाम हो या ना हो, संतुष्टि रहेगा और जीवन में कुछ बड़ा कर जाओगे। लेकिन अगर हर बार चल रहा है कि इस बार नहीं अगले बार, इस बार नहीं अगले बार, तो मामला फिर बेकार है। इसीलिए एक बार आपका मेहनत होना चाहिए जहां पे आपको प्राउड अपने आप पे हो कि इस बार गजब मेहनत की है यार, जितना हम सोचे तो उससे ज्यादा। इसीलिए प्लीज इस बार दम लगा के अपना मेहनत करिए, मामला आसान हो जाएगा आपका। ठीक है जी, क्या रेडी हो? श्रीलंका शुरुआत करें? जोर से बोलो, ऐसा ना सबका आवाज आना चाहिए, इसमें तो पाप लगेगा। तो पहला है श्रीलंका वाला में सबसे फर्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। तो सिलोन यहां पे है, याद रखिएगा शिलोंग नहीं है। शिलोंग किसका राजधानी है? मेघालय का। तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम। अब यहां पे देखो बड़ा मजेदार है, पहला शहर श्रीलंका और हमारा रिलेशन कैसा है? तो रिलेशन कैसा हो, हनुमान जी को याद रखना है, बस रिलेशन सारा याद आ जाएगा। तो पहला क्या है, इंडिया और श्रीलंका में है रामायण का रिलेशन, क्योंकि दोनों में इंडिया और श्रीलंका का जिक्र है कि नहीं है? और सर कहा जाता है कि श्रीलंका में जो है विश्व की सबसे सुंदरी और परी श्रीलंका में पाया जाता है। पता नहीं कैसे कहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीलंका का इतिहास है कि भाषा खंड में बोला जाता है कि यहीं पे जो है मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ, याद है, जो उसी परंपरा के हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, तो जो है वो जो है बेचारे गए थे वो, तो सिद्ध, मैंने बताया था ना कि सिद्ध लोग, तो सिद्ध लोग जो है वो 5 चीज जो है ध्यान में उसी पर रहता है। तो सिद्ध ही हो गए थे कि हाँ हम सिद्ध हो चुके हैं, अब हमारे सामने लाखों करोड़ों महिलाएं सुंदरी नाचेगी भी, तब भी हम कंट्रोल में रहेंगे। सिद्धनाथ लोग इतना सिद्ध अपने आप को कर लिए थे। ये बेचारे श्रीलंका गए, श्रीलंका का देखते देखते वहां पर पागल हो गए, चल के कुएं में बेहोश हो गया। समझ में आ रहा है? अब उनको बचाने के लिए उनके पीछे से उनके चेला गए बचाने की, हो गए थोड़ा सिद्धि, सब समझ में आ गया, मतलब तुम अभी सिद्ध नहीं हो, तुम चलो वापस। तो चेला फिर सिखाना शुरू किए। जबकि लॉजिक क्या है, श्रीलंका का और भी चीज है, लेकिन अब ठीक है तो है। हनुमान वाज द इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेट, गलत की सही बता चुका हूं सभी को। तो सर ये मामला यहां पे है। दूसरा एडम्स ब्रिज। अब एडम्स ब्रिज का जिक्र इसमें 2 तरीके से किया गया है। एंशिएंट टाइम में जो कंट्री का फैक्टर है, ध्यान से समझना, उसमें भी मतलब क्या कि एक ऐसा कनेक्टिंग फैक्टर जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस ब्रिज का बहुत बड़ा जिक्र है। और दूसरा, इस ब्रिज के बारे में ऐसा समझ लो, अरे राम पुल का निर्माण, समझ में आ रहा, जो राम सेतु और उसका, जिसपे तो मूवी भी आ गया, पता नहीं अलग अलग, देखो इतने सारे लोग सब कांड कर दिए, पत्थर कभी राम जी का मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, तो हमारा कनेक्शन इसके साथ ठीक ठाक है। ध्यान से समझना। तो लॉजिक क्या है कि एडम्स ब्रिज एक हमारा कनेक्शन है, और इसमें भी एक फैक्टर किसके, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। क्या क्या हो गया, पहला रामायण में जिक्र है कि नहीं है? हनुमान जी का कनेक्शन है, 0 इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, लंका जला के आए। आगे उसके बाद बुद्धिज्म हमारा बहुत अच्छा उसके साथ रिलेशन है, क्योंकि इंडिया जो है ओरिजिन से ही हुआ है, क्योंकि बुद्ध भगवान ही यहीं पे थे, और श्रीलंका में जाकर ठीक ठाक हुआ। और अशोका का आपको जिक्र बताया था, अरे बताया था ना, अशोका के दोनों अपने बेटा बेटी भी जाकर वहां पे बुद्धिज्म को खूब प्रमोट किए थे। तो सर हिंदुइज्म एंड वेंट फॉर पावर प्रोजेक्शन। दूसरा आगे ये जो है कॉमन वैल्यूज में क्या क्या है, पहला है हिंदुइज्म, दूसरा है बुद्धिज्म। हिंदुइज्म वहां पे गया था अपना पावर प्रोजेक्शन के लिए, बुद्धिज्म वहां गया था रिलीजियस स्प्रेड के लिए। बुद्धिज्म का काम क्या था वहां पे जाकर कि भाई बुद्धिज्म को फैलाओ, हिंदुइज्म का काम ये नहीं था। हिंदुइज्म का काम था कि जाकर पावर दिखाओ, और यहां पे क्या गया है कि भाई जाके स्प्रेड करो। आगे दोनों का दोनों जो है मोटिव अलग था, हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म का। ऐसा देखो, अच्छा ये श्रीलंका वाला तो अभी भी फिर न्यूज में है, इलेक्शन में सब न्यूज में रहता है। श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, जो श्रीलंका में 2 तरीके के लोग हैं, इसमें आएगा ही। अब एक लोग जो सिन्हल भाषा बोलते हैं, जो श्रीलंका के प्रॉपर लोग हैं, दूसरे तमिलियंस हैं। अब तमिल लोग का जो है उसका विवाद उस पर भी फिर उठा कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जितना भी तमिल लोग हैं वो सबको वापस बुलाने का बातें कह रहे थे। अच्छा सब लोग इलेक्शन समय क्या बोलता रहता है, क्योंकि उनको पता है तमिल का है, फेवर लेंगे वापस आएगा, इनको इसको दिया जाएगा नागरिकता, तो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। तो सबका वोट बैंक होता है जिम्मेदारी, बाकी कुछ लोग इंसानियत के नाम पे काम करते हैं। मॉडर्न टाइम्स में देखिएगा, ब्रिटिश ने सिलोन गया और जाकर क्या किया, लेबर को ले जाकर डिफरेंट कंट्री में छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स का ही काम था, गुलामी प्रथा चलता था। गुलामी प्रथा में भी चलता था, क्या होता था, एक प्लांटेशन वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया, और ब्रिटिशर्स क्या है हर जगह घुमाया। किसी किसी को इजराइल में ले आकर छोड़ दिया, जबकि इजराइल पहले था नहीं। किसी किसी को श्रीलंका में छोड़ा, किसको म्यांमार में छोड़ा, किसको कहीं और छोड़ा। और देखा जाए तो हम लोग इंडिया से लगभग विश्व के हर कोने में पहुंच गए बोरा के माध्यम से।
बोरा समझते, क्योंकि गुलाम नाम को कस कस के ले जाया जाता था। गुलाम का जीवन आप समझ पा रहे कैसा है कि बोरा लेके जाया जा रहा, खोला तो देखेगा अच्छा ही है। तो लॉजिक ये है कि उस समय गिफ्ट क्या दिया जाता था, तो गुलाम गिफ्ट दिया जाता था। सोचो कितना इंसान के नाम पे ताड़ ताड़ करने वाला चीज था। हालांकि बाद में कुछ अंग्रेजी इसका विरोध किए, और विरोध करने के बाद गुलामी प्रथा को वही लोग खत्म भी किए। आगे चलकर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दो चीज। तो सर वहां पे गए, लोकल लेबर्स भी गए, क्योंकि सर इधर देखिए, फिर से ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, मैंने बात आपको कितनी बार भी बोला होगा। ब्रिटिशर्स जिस भी नए कल्चर के या नए आदमी को लेकर किसी दूसरे देश में गए हैं, उसको अलग रखे हैं। अलग मतलब क्या, किससे अलग? वहां के लोगों से अलग। मतलब श्रीलंका के जो लोग पहले से हैं उनसे अलग इसको रख दिया, और श्रीलंका का एक पॉपुलेशन कहीं और है जहां पे सब रह रहा है, और इसको उससे दूर रखा, ताकि ये लोग जो है इससे बहुत ज्यादा मिल नहीं सके। इधर देखो, क्योंकि अगर मिल जाएंगे तो क्या इनका भाषा ये सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, सीख जाएंगे। और मैंने बोला भाषा सीखने के लिए वातावरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर सिन्हली भाषा सीखना है, चाहे फ्रेंच सीखना है, चलिए आप उस पर्टिकुलर वातावरण में जहां पे क्या हो रहा है, फ्रेंच लोग बोल रहे हैं, आप सीख के आ जाइएगा 2-3 महीने में, कोई बड़ा बात ही नहीं है। लेकिन अंग्रेज इनको इनके साथ मिलने ही नहीं देते थे। मतलब इतना दूर रखा कि सर एक तरीके से इनका और इनका कोई जो है हुआ ही नहीं इंटरेक्शन, जिसके कारण ये लोग सिन्हली भाषा सीख पाए। अब मान लो तमिल से लोगों को लेके गया था लेबर को, तो ये तो सिर्फ क्या ही बोलेंगे, तमिल बोलेंगे। अरे है ना, अगर ये सिन्हली भाषा सीख लेते तो मामला आसान होता, मिल जाते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। लेकिन ब्रिटिशर्स पहले ही सोच के रखे थे कि लेके जाएंगे और श्रीलंका जब छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद फिर से विवाद होगा, और वही होगा। और इसीलिए ये हर जगह काम किए हैं, हर जगह जहां पे भी जाए वहां पे यही काम करके गए। अब देखिए जैसे पहुंचे तो दो काम हुआ, तमिल्स को ले गए एंड सिलोन फॉर टी प्लांटेशन। यहाँ पे माइनॉरिटी इन द श्रीलंका एंड, देखो पहली बात, अब बाहर से लोगों लेके गए तो माइनॉरिटीज ही रहेंगे, मेजोरिटीज में तो रहेंगे नहीं। दूसरा बात, आगे तमिल लेबर्स के बाद यहाँ लिखा है ब्रिटिशर्स इनको एजुकेशन दिए, इनको खूब सारा मतलब सब कुछ दिया और इनको खूब एजुकेट कर दिया। इधर ध्यान से देखना। अब मान लो तमिल लोग पढ़ने में भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक हो गए। इधर देखिए, अब श्रीलंका में जो जॉब निकल रहा है यूपीएससी का एग्जाम, ये लोग देख के निकाल दे रहे हैं, और श्रीलंका का लोग नहीं निकाल पा रहा है। कहां से निकाल पाएगा, उनको मिला ही नहीं एजुकेशन। यानी कि ब्रिटिशर्स पावरफुल थे, ये लोग खुद लेके गए और जानबूझकर ले जाकर इनको अलग रखे और अलग से एजुकेट कर दिए, सारा फैसिलिटी दे दिया, और ये लोग क्या है उसके बाद आईएएस बन गए। अब हर दफ्तर में जहां पे भी जाते हैं तो वहां पे सिन्हलीज कम है और जो तमिलियन है वो ज्यादा है। अब ये किसी को भी बुरा लगेगा, यस और नो, कि भैया हमारा देश और हमारे देश में सिन्हलीज को कम है, हालांकि वो डिजर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी उसका मकसद है क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको उस लेवल का एजुकेशन दिया ही नहीं। तो सर हर जगह ऑफिस में, आप मान लो मोतिहारी में हो और आप जा रहे हो बैंक में और देख रहे हो मोतिहारी में बैंक में गए तो वहां देखिए क्या कि कौन कौन है तमिल का, कौन कौन है महाराष्ट्र का, ध्यान से समझना। फिर आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में गए, वहां भी कौन तमिल का, फिर कहीं और का, फिर आप उसके बाद कहीं और गए, आप उसको हर जगह दूसरे दूसरे जगह के हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको थोड़ा इरिटेशन तो होगा कि हमारे अपने लोग कहाँ गए भाई, हमारे अपने लोग को कोई जॉब ही नहीं है। तो आप अपने लोग को ढूंढने तो देखा कोई आदमी गांजा पी रहा है, कोई आदमी उधर बांसवाड़ी में ताश खेल रहा है, कोई रोड पे घूम रहा है, कोई को जॉब ही नहीं मिल रहा है यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग में जब ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसी बेसिस पे तो कौन, जो महाराष्ट्र के अंदर कौन थे, कौन, ठाकरे। तो सर जो ठाकरे जो थे, अभी तो बाला साहब ठाकरे जो स्टार्ट किया था, किस बेसिस पे किया था? उनका बेसिस यही था कि महाराष्ट्र मानुस जो है, मराठा मानुस जो है, उसको जॉब यहाँ नहीं मिल रहा है, कहीं और का गुजराती लोग का जॉब ज्यादा है। उसी बेसिस पे उन्होंने अपना राजनीति शुरू किया। अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखो, आपको याद होगा कि बिहारी लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से और बहुत ही अलग तरीके से मारा गया था और विरोध हुआ था, जो बहुत सारे मराठा में ये हुआ था, आप सुने होंगे। तो देखो जो सुनने को मिलता है और जो देखने को मिलता है वो अलग चीज होता है। मराठा में बाल ठाकरे चूंकि पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसा खराब आदमी नहीं था वो, तो बाल ठाकरे क्या करता था, जब भी कभी उसको विरोध करना होता था तो पहले ही से सारे ऑटो वाले को, सारे बिहारी को पहले ही से पता होता था कि भाई तुमको इस दिन आना है, तुमको इस दिन नहीं आना है। और जब विरोध होने वाला होता था तो उसके समय कोई भी नहीं रहता था, और उन लोग को भी पहले से अवेयरनेस होता था, दंगा फसाद कुछ होता, किसको मारेंगे उसको पहले से पता होता था, इसको मारेंगे। और इनका राजनीति होता था, फोटो शूट हो जाता था, भौकाल टाइट हो जाता था, इनको राजनीति करना था, मामला हो गया। समझ में आ रहा है, बात खत्म। अब उसके बाद यहां से क्या हो रहा है कि देखेंगे पूरा ओवरऑल सिनेरियो, तो सब पहले से पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब मराठा में यूपी के और बिहार के ये ऐसे लोग हैं, ज्यादातर हैं। अब मराठा में यूपी के लोग ज्यादा टेम्पो चलाते हैं, बिहार के लोग कम हैं।
अब वहां पे जैसे ही कुछ विद्रोह होना होता था तो बाल ठाकरे पहले से ही बता दिया जाता था कि किसको मारा जाएगा किसको नहीं, और न्यूज में ये बात आ जाता था कि पूरी तरीके से बिहारी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये पूरा जो मराठा वाला मामला चलता था वो बहुत राजनीतिक रूप से और वो सब बहुत अच्छे लेवल पे चला है। लेकिन आज भी आप जाके किसी भी ऑटो वाले से पूछिएगा तो उसको बोलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको पहले से सब पता रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और इस वजह से जो है क्यों, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है कि मराठा के लोग ही मराठा में रहेंगे, बिहारी लोग या कोई और लोग यहां नहीं रहेंगे। लेकिन उसके पीछे ऐसा कभी नहीं होता है, इंडिया के किसी भी कोने में कोई आदमी रह सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी भी राज्य में नियम नहीं है कि वो किसी दूसरे राज्य के लोगों को नहीं रहने दे सकता है। कुछ बुझा रहा है? तो सर इस तरीके का राजनीति होता रहता है, उनको वोट से मतलब है, वोट मिल जाता है इलेक्शन समय, बात खत्म हो गया, फिर उसके बाद अपना जो है मराठा मानुष चलते रहता है। एक उन पे मूवी आया था, कोई मूवी आया था बाला ठाकरे करके, शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी या कुछ उन्होंने किया था, तो उसमें दिखाया है कि किस तरीके से कांड हो रहा है। उसमें अच्छा दिखाया है कि नमाज भी पढ़ रहा है, वहां पे नमाज भी पढ़ने दे रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो कोई वैसा हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आइडियलिज्म होता है। और आइडियलिज्म में आप बस देखो, गांधी जी ने क्या कहा था कि राजनीति में बिना आइडिया का पाप है कोई चीज काम करना। राजनीति में एक आइडिया होना जरूरी है। अब इसलिए हर पार्टी अपने का आइडिया रखता है। बीजेपी का आइडिया है हिंदुइज्म का, बीजेपी हिंदू हिंदू खाली गेम खेलेगा, डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। कांग्रेस जब आएगा तो मुस्लिम मुस्लिम गेम खेलेगा। तो हर कोई अपना एक आइडिया लाया। अब इंडिया में आइडियोलॉजी के मतलब यहाँ नाम पे धर्म का काम हो जाता है। और सारे कंट्री में डेवलपमेंट पे आइडियलिज्म आता है, यहाँ पे क्या धर्म, क्योंकि धर्म सबसे यहाँ पे खतरनाक चीज है। धर्म के नाम पे किसी को मार दो, धर्म के नाम पे कुछ भी कर दो, आसान है यहाँ पे। इसीलिए ध्यान में थोड़ा रखने वाली बात यह है कि जो आप सुनते हैं उसका तहकीकात डिफरेंट होता है, और जो आप देखते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज डिफरेंस होता है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका में, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि तमिल्स लोग जब पूरी तरीके से ऑफिसेज में और नौकरी मिल गया तो सिन्हलीज को श्रीलंका में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, और सिन्हलीज तब पूरी तरीके से परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद अब इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि हमारा देश है, हमारे लोग को ही नौकरी नहीं है और किसी बाहर के लोग को नौकरी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और क्या ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि नहीं चाहते थे? ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि हो और फिर से हमको आना पड़े, हमको फिर बुलाए और हम पंचायती करें आके। अब कुछ लोग गांव में ऐसे ही होते हैं ना, जो जानबूझ के दूसरे से लड़वाते हैं ताकि पंचायती करने हमको बुलाएगा, फिर ऐसा पंचायती करेगा कि फिर दोनों वाला लड़ेगा, फिर हमको बुलाएगा। और ये लॉजिक है कुछ हरामखोर लोगों का। तो वैसे ही यहां पे देखना, द ब्रिटिशर्स कोलोनाइज श्रीलंका बट ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड इट सेपरेटली फ्रॉम इंडिया। जानबूझ के तमिल लोगों को वहां पर लेके गया, और मैंने बोला कि तमिल लोगों को ले जाने का मतलब ही था कि इंडिया का एक फैक्टर श्रीलंका में भी आ जाएगा। और इसलिए आप सोचो, तमिल लोगों को ले जाना उनके लिए आसान जरूर था, लेकिन वो चाहता तो कहीं से भी लोगों को ले जा सकता था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। लेकिन तमिलियंस को क्यों ले गया? क्योंकि देखा कि दोनों नेबरिंग स्टेट्स है, कल को कि दोनों में विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो फिर वो मसला सुलझाने के लिए हम ही को बुलाएंगे और सेम काम वही होगा। इसीलिए ओवरऑल देखिए इंडिया और श्रीलंका का क्या रिलेशन है। पहला रामायण का, हनुमान जी पहले राजदूत, क्योंकि हनुमान जी गए और जो है हनुमान का फर्स्ट डिप्लोमेट कांड यहां हुआ। दूसरा इंडिया का रिलेशन एक जो है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज एक कनेक्शन है। दूसरा बुद्धिज्म का कनेक्शन है हमारे पास। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन पूरी तरीके से कल्चरली और पूरी तरीके से हर तरीके से अपना एक सिस्टम है जो बना हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एक तमिल का लड़ाई और दूसरा किसका, सिन्हालीज का लड़ाई। तो पहला जरा इसको पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। तमिल पॉपुलेशन में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सब थे, बट अंग्रेज उनको क्रिश्चियनिटी को जो है ज्यादातर प्रमोट कर रहे थे कि लोग क्रिश्चियन बन जाए। ध्यान से समझ में आ रहा है? एंड देन इसको एक बार पढ़ना हिंदी में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए। हाँ पढ़, अभी पढ़ लीजिए तब तक। पढ़ लिए? कुछ बुझा रहा है? आखि हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं, हाथ तो लगा होगा कुछ ना कुछ। सर तमिल पॉपुलेशन में चूंकि डिफरेंट रीजन, उनको जानबूझकर कुछ लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। क्यों? ताकि ब्रिटिशर्स के प्रति क्या रहे, वफादार रहे, और जैसे ही लॉयल रहेंगे इनको नौकरी भी दिया गया।
एजुकेशन भी दिया गया और वहां के लोकल लोगों को इनसिक्योरिटी हो गई। यहाँ फिर मैंने भी लिखा है, सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने हर जगह ऐसा ही किया है। इजराइल एंड पैलेस्टाइन का मुद्दा जो आज चल रहा है ब्रिटिशर्स का देन है। वो हर जगह हराम खोरोई कांड किए, उनको भी लेके गए वहां, उनको एजुकेट किया और वहां के लोकल लोगों से अलग रखा। दोनों में जो है इनसिक्योरिटी क्रिएट हुआ और वहां पे क्या किया, ज्यूज को इतना पावरफुल बना दिया कि वहां के लोग कमजोर रहे और ज्यूज लोग क्या है, ताकतवर हो गए। और ज्यूज लोगों ने पैलेस्टाइन को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, इजराइल बना दिया पूरी तरीके से। तो लॉजिक क्या है, ब्रिटिश ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका गेम जाते जाते भी, पहले तो गुलाम बनाया हुआ ही था, लेकिन जाते जाते भी ये सोच के जा रहा था कि फिर आज से कुछ सालों बाद तक भी हरामखोर तुम लोग रहोगे गुलाम, अब बुलाओगे हम ही को। लेकिन सिचुएशन देखो, मैंने बोला इतिहास दोहराता है, ब्रिटिशर्स का भी इतना बुरा हाल है, ध्यान समझिएगा, कि उसका हद हिसाब नहीं है। और वो हाल क्यों बेकार है, क्योंकि उनके सिंपल सा, मैंने क्या बोला, कर्मा और कुछ नहीं। इस दुनिया में कर्मा काम करता है और कर्मा जो है वो कितना भी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कुछ भी बोल लो, लिख लो, ऐसा एक पावर है जो आपको ना दंड देता ही देता है, आप बच नहीं पाएंगे। अगर ऐसा नहीं रहता तो लालू यादव थोड़ी ना परेशान रहते, लालू यादव भी निकल लिए रहते अभी तक, आप समझ रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्या बोले, मरेंगे अभी, बढ़िया से मरेंगे, आराम आराम से मरेंगे। तो लॉजिक यही है कि जो अच्छा होता है वो काम करके निकल लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब्दुल कलाम भी अभी तक घिसते पीटते रहते, ऐसा नहीं होता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी घिसते पीसते रहते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका कर्मा आपके पीछे नहीं छोड़ेगा। तो ओवरऑल यहां तक देख लो, और देखने के बाद आपको दो चीज अब समझ में आएगा, एक सिन्हैलीज और दूसरा कौन, तमिलियन। आगे लास्ट अगर देखेंगे लैटिन अमेरिका, इसको एक बार पढ़ो तो जरा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, आज रहने देते हैं एक बार, लेकिन पूरा पढ़ लो इसको। चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है, पढ़ लो एक बार पूरा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको। शुरुआत हो गया तो ठीक है। कल श्रीलंका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म कर लेंगे श्रीलंका। और कल संडे है तो कल श्रीलंका थोड़ा सा खत्म कर लेंगे। मंडे को हो सकता है क्लास में भी ऑफ रहे, मे भी, मतलब अभी बोल दिया हूं तो थोड़ा ध्यान में रख, बोल देता हूं तो लगभग क्लास ऑफ हो ही जाता है, बट फिर भी मंडे को एक बार कल श्रीलंका अपन खत्म कर लेंगे। क्लियर है, आपसे निवेदन, खत्म हो रहा है उसके पीछे नोट्स बनाते जाइएगा और मुझे चेक करवा लीजिएगा, नहीं चेक करवाएंगे मैं कुछ बोल नहीं, ठीक है। बाकी आईएएस आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो यहां तक अगर देखोगे इसमें कि यूएसए का G2 एग्रीमेंट बहुत सारा जिक्र है, ये जिक्र थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको आराम से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना समझ लेना कि इंडिया और श्रीलंका वाला पार्ट जो है ये है जिसमें हमारा रिलेशन ठीक ठाक इंडिया श्रीलंका के साथ है। ठीक ठाक मतलब क्या, कल्चरली भी अपन कनेक्टेड है, पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है, हर तरीके से कनेक्टेड है, इकोनॉमिकली भी कनेक्टेड है। दूसरा हमने कि तमिल पॉपुलेशन को जो है वापस से एजुकेट किया जा रहा है ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहे और फिर हर जगह रहे और इन वहां के लोकल लोगों को इनसिक्योरिटी हो और एक विवादपन पे। यहीं तक रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज तक यहां रखते हैं, बाकी कल इसके आगे बढ़ाएंगे।